महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो सचिंद्र सान्याल ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। तो HRA की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने की थी। और कहाँ पर की थी HRA की स्थापना? कानपुर में इन्होंने स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। 10 व्यक्तियों सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी कांड नामक स्थान पर लूट लिया गया। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी और कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन थी। ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। तो रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें सरकारी खजाना लूटने का विचार किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां पर काकोरी संयंत्र केस चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा दी गई। 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोवा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। तो ये सब जो हुआ था ये काकोरी संयंत्र केस में ही हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि तो रामप्रसाद बिस्मिल का किससे संबंध है? काकोरी कांड से संबंध है। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड, रोशन सिंह काकोरी कांड, अशफाक उल्लाह को फांसी की पहले मुस्लिम थे जिनकी फांसी हुई थी तो काकोरी कांड में हुआ था। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम है काकोरी एक्शन डे हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो काकोरी कांड का नाम बदल करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ को स्थापित किया। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन ने 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंधों को सुधारना था। तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी, तो बटलर कमेटी कब आई थी? 1927 की बटलर कमेटी 1927 की बटलर कमेटी। इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी
राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। फिर उसके बाद है महाड़ सत्याग्रह। फिर उसके बाद है महाड़ सत्याग्रह भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। तो ये सत्याग्रह था, जो महाड़ सत्याग्रह था, वो भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में हुआ था 20 मार्च 1927 को। जो महाड़ सत्याग्रह था वो भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में हुआ था 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को, महाराष्ट्र में हुआ था, रायगढ़ जिला था, महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला था, महाड़ नामक स्थान पर हुआ था। दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। तो 25 दिसंबर 1927 को ही अम्बेडकर ने महाड़ गांव में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन कब किया गया था? तो 1927 में किए थे, 25 दिसंबर 1927 को किए थे, और अम्बेडकर ने किए थे महाड़ गांव में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। इसमें क्या था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। जब अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में, याद रखना है, लाहौर में। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन थे? साइमन कमीशन का सब लोग बहिष्कार कर रहे थे और दो ऐसे थे जो उसका बहिष्कार ही नहीं कर रहे थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। वो कौन सी पार्टियाँ थी? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के जो क्रांतिकारी थे वो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक, डेट है 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दिए थे लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को।
17 दिसंबर 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली पर्चे पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल कब लाया गया था? 8 अप्रैल 1929 को लाया गया था। और सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई थी और 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया। 8 अप्रैल 1929 में 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या होती है और 8 अप्रैल 1929 एक बार से 4-5 महीने बाद, 4 महीने बाद, चौथे महीने में 8 अप्रैल 1929 को सैंडर्स की हत्या के बाद पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ। इसमें जो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली पर्चों पर बम फेंक। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब बम फेंका समय, तो उस समय असेंबली में कौन अध्यक्षता कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल जो होते हैं, एक तरह से विट्ठल एक भगवान होते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान अध्यक्षता कर रहे थे। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपना लक्ष्य घोषित किया। तो कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसमें घोषित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। रावी नदी के तट पर उन्होंने फहराया था। और कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ये जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। तो इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो कुल कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। और कुल कितना किलोमीटर था? 322 किलोमीटर था। 79 समर्थक थे। साबरमती से वे निकले थे, दांडी तक की यात्रा कर रहे थे। साबरमती से निकले थे दांडी तक की यात्रा के लिए।
और 79 जो है इनके समर्थक थे। 322 किलोमीटर दूर था, उसकी रेंज क्या थी, 322 किलोमीटर थी और 24 दिन तक ये उन्होंने चला। 322 किलोमीटर लगभग 24 दिनों तक वो चले थे। 12 मार्च 1903 को मैं 24 से ऐड कर, तो यही है 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को उन्होंने चलना शुरू किया था और 322 किलोमीटर दूर चले और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1903 को वे दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। वे नमक कानून तोड़ देते हैं और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की। नेपोलियन से एल्बा से पेरिस की यात्रा की किसके साथ तुलना की जाती है? गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना की जाती है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना की जाती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। तो साबरमती इसकी शुरुआत कब हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया। तो दांडी यात्रा के दौरान जो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। तो वे गांधी जी को समझा रही थी ये जो दांडी यात्रा है केवल पुरुषों तक सीमित न रखिए बल्कि महिलाओं को भी शामिल किए। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कह रही थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी से कह रही थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। तो जो बिहार वाले थे वो नमक कानून का नमक बनाने के साथ साथ बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी उन्होंने विरोध किया। तो नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी उन्होंने विरोध किया था। ये था बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करना चाहा। 4 अगस्त 1931 को गांधी ऋण पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी ऋण समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जो गांधी ऋण का समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और 4 अगस्त 1941 ईस्वी को गांधी ऋण पैक्ट हुआ। तो गांधी ऋण पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी ऋण पैक्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी ऋण समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तावित किया। तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता कर रहे थे।
हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की। तो इस प्रस्ताव को बनाने के लिए एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के इसी समय गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी संविधान अभियान स्थगित कर देते हैं। गांधी जी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। इस समय गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण सफल रहा। गांधी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। वे सन टियाना नामक इटली के पोर्ट से वापस लौटे। तो ये जो है गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से गए और वो जो है वापस जहाँ से लंदन पहुंचे और वे सन टियाना नामक इटली के यहाँ से गए तो ये एसएस राजपुताना से, लेकिन वहाँ से वापस आते टाइम वे सन टियाना यहाँ की वे सन टियाना नामक इटली के पोर्ट से वापस लौटे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। 30, 31, 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हो गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनल्ड थे। जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो रैमजी मैकडोनल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को पुनः और सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय आंदोलन अंतिम रूप से 3 जनवरी 1932 सविनय आंदोलन अंतिम रूप से 7 अगस्त 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने में गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। सविनय आंदोलन में जो पठान सत्याग्रही थे उन्होंने गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन होता है। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती महासचिव एन.जी. रंगा कर रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक पत्रिका
का पटना से प्रकाशन किया। तो हुंकार किसका है? सहजानंद सरस्वती का है। और ये जो है पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। ये जो हुंकार है ये किसान आंदोलन की प्रक्रिया थी। राहुल संस्कृतियाँ इस साप्ताहिक पत्रिका के 942 में संपादक बने। राहुल संस्कृतियाँ ने जो हुंकार पत्रिका है सहजानंद सरस्वती का जो हुंकार पत्रिका है, इसी राहुल संस्कृतियाँ ने इस साप्ताहिक पत्रिका में 1942 में संपादक बने। तो ये था। फिर उसके बाद है किसान सभा। यहाँ